के बारे में हमने पढ़ा है, पैरेलल फोर्स के बारे में उसमें पढ़ा है, ठीक है, मूवमेंट के बारे में पढ़ा है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मूवमेंट इक्वेशन से सारा चीज़ हमने पढ़ा है, ठीक है। तो देखा जाए तो पूरी तरीके से यूनिट वन खत्म हो गया है, बस आपको तो करना है कि अपने वन के जितने भी क्वेश्चन लर्न होंगे, जितने भी क्वेश्चन मिले वो आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको यूनिट वन जो है खत्म कर दिया। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहले तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज द पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी में बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या होता है कि ये एक पॉइंट है जहाँ पे ये माना जाता है कि सारा बॉडी का वेट जो है वो कंसंट्रेटेड है। अगर ऐसे कहें कि एक बॉडी है, ठीक है, उसका उस पे जो ग्रेविटी की वजह से बहुत सारी फोर्स लग रही है, मतलब पूरे होल बॉडी को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया जाए तो हर एक पार्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा जो कि अर्थ के डायरेक्शन में लग रहा होगा, के डायरेक्शन में लग रहा होगा, और वो सारा फोर्स जो है वो अर्थ डाउनवर्ड की तरफ शो कर रहा होगा। अगर इन सारे फोर्स का हम समेशन करें, ठीक है, और एक रिजल्टेंट फोर्स ड्रॉ करें, तो जिस पॉइंट पे हम ये रिजल्टेंट फोर्स ड्रॉ करेंगे उसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। उसी पॉइंट पर हम ये मान सकते हैं कि वो पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस पूरे बॉडी का वेट जो है वो यहीं पे कंसंट्रेट हो रहा है। फिर क्या है, नेक्स्ट लाइन, द बॉडी इज हैविंग ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी में दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं या तीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं, हर एक बॉडी में सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है, ठीक है, हर एक बॉडी में सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है। अब उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मान लेते हैं हम अपनी बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो फिक्स है। अब हम किसी भी डायरेक्शन में उसको देखेंगे, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में देखें या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो एक ही होगा, खाली उसका पोजीशन जो है वो हम चेंज करते हैं। जैसे हम चलते हैं तो उसका पोजीशन जो है वो चेंज हो जाता है, हम लेटते हैं तो उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, लेकिन रहता है एक ही है, ठीक है। और उस पॉइंट पे हम ये मान के चलते हैं कि उस पॉइंट पे जो सेंटर है हमारे बॉडी का, जहाँ पे सारा ग्रेविटेशनल फोर्स का रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है, ठीक है, उस पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डाउनवर्ड लगता है हम ये मान कर चलते हैं। और इसमें क्या कहा गया है कि ये फोर्स है वो एक ही, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी में एक ही होता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल सी जी से लिखते हैं, कैपिटल सी जी से लिखते हैं, और या फिर कैपिटल सी जी से लिखते हैं, या फिर सिर्फ जी लिखते हैं, या फिर सिर्फ सी लिखते हैं, ठीक है। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझने के लिए एक बॉडी बनाया गया है, इसको देखते हैं। एक बॉडी जो है वो केबल से हिंज किया हुआ है, टंगा हुआ है, ठीक है, लटका हुआ है, जिसका वेट जो है वो ग्रेविटी की तरफ एक्ट कर रहा है, और वो डब्ल्यू वेट लगा है, डब्ल्यू वेट इस पर लगा है। तो अब ये डब्ल्यू वेट देखा जाए तो ए बी सी कई सारे पॉइंट हैं, लेकिन इन सबका फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है, सबका फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है। अब ये डाउनवर्ड फोर्स का अगर रिजल्टेंट ड्रॉ करें तो हमको पता चलेगा कि इस सारे फोर्स का एक रिजल्टेंट जो भी डाउनवर्ड लग रहा है, और ये इसका पोजीशन क्या होगा, जिस पोजीशन पे ये एक्ट कर रहा होगा ये सारे फोर्स का रिजल्टेंट, उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया गया हुआ है कि कंसिडर ए थ्री डायमेंशनल बॉडी ऑफ एनी साइज एंड शेप हैविंग ए मास m, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी शेप और साइज का एक बॉडी एज्यूम कर लें, ठीक है, कोई भी शेप साइज का, कोई भी शेप साइज का एक बॉडी अगर हम एज्यूम कर रहे हैं, तो उस शेप और साइज का बॉडी जब एज्यूम कर रहे हैं तो उसका मास हमें मानना है कि उसका मास m है, ठीक है। इफ यू सस्पेंडेड द बॉडी as shown in figure from any point such as A, the body will be in equilibrium, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि हम क्या करें कि उस बॉडी को हम
पॉइंट से बांध कर और उसको लटका दें। ठीक है, कोई भी पॉइंट जो है कोई एक पॉइंट लेके हम उससे लटका दें, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टेंशन इन द कॉर्ड एंड द रिजल्टिंग डंपिंग ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। तो ये क्या होगा, ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। किस तरीके से इक्विलिब्रियम में होगा कि एक टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा होगा कॉर्ड में, जो सरफेस से और बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसमें हमेशा टेंशन डेवलप होगा, और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है बॉडी को, उसको हम W मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, अब कॉर्ड और वेट जो इसका रिजल्टेंट होगा वो हमारा एक पॉइंट फिक्स होगा, उसी पॉइंट पे लग रहा होगा। ठीक है, जो रिजल्टेंट जिस पोजीशन पे लग रहा होगा उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब रिजल्टेंट W इज कोलिनियर विद द कॉर्ड। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि जो कॉर्ड बॉडी को लगा हुआ है वो W के साथ कोलिनियर है, यानी W और कॉर्ड का जो टेंशन फोर्स है, कॉर्ड में जो टेंशन फोर्स है, ये दोनों जो है वो एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको कोलिनियर फोर्स बोला जा रहा है, ये कोलिनियर है। Assume that we mark its position by drilling a hypothetical hole of negligible size along its line of action। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि एक एज्यूम कर रहे हैं कि हम एक होल इस पर लगा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल होल, मतलब हम एक मार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके लाइन ऑफ एक्शन पे जो W और कॉर्ड के जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको हम इस लाइन को मार्क कर देंगे। ठीक है, इस लाइन ऑफ एक्शन को मार्क कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि वो जो नॉन मैथमेटिकली द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी बॉडी, हम क्या कर रहे हैं मैथमेटिकली जो है अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैथमेटिकली जो है हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिटरमाइन मैथमेटिकली द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी बॉडी, तो क्या होगा, will apply the principle of moments। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को अप्लाई करेंगे टू द पैरेलल सिस्टम ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, पैरेलल सिस्टम ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का हम क्या करेंगे, उस पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को अप्लाई करेंगे, मोमेंट्स के प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। पैरेलल फोर्सेस है, वही पैरेलल फोर्सेस है, एक कॉर्ड का एक बॉडी का वेट। उसके बाद क्या करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पोजीशन about which the summation of the first moment of the weights of the element of the body is zero। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, वो पॉइंट होगा जिसका समेशन जो है, ठीक है, जिसका मोमेंट का समेशन जो है वेट का, वो इस पॉइंट के अबाउट जीरो। क्या लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट अबाउट विच द समेशन ऑफ द फर्स्ट मोमेंट of the weight of the element of the body is zero। ठीक है, तो क्या होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, वो पॉइंट होगा जहाँ पे समेशन मूवमेंट का समेशन जो है वो बॉडी का जीरो। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। We repeat the experiment by suspending the body from other points such as B, C, and in each instant we mark the line of action of the resultant force। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे ए पे इसको कॉर्ड से लटकाए थे बॉडी को, वैसे ही बी से लटकाएंगे। सिमिलरली उस सी पॉइंट से भी लटकाएंगे। तो जब ये सी पॉइंट तीनों पॉइंट से लटकाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, और जब हम तीनों पॉइंट से लटका रहे हैं तो हम इसके लाइन ऑफ एक्शन को मार्क करते हुए चलेंगे। जब ए से लटकाया है तो हम उसके लाइन ऑफ एक्शन को मार्क किए, जब बी से लटकाया तब उसके लाइन ऑफ एक्शन को मार्क किए, और जब सी से लटका रहे हैं बॉडी को तो
हम उसके लाइन ऑफ एक्शन से मार्क करें, और हम ये पाएंगे कि ये तीनों लाइन ऑफ एक्शन जो है वो किसी एक पॉइंट पे मीट करें। ठीक है, ए से लटका रहे हैं तब भी, बी से लटका रहे हैं तब भी, और सी से लटका रहे हैं तब भी, हम कहीं से भी लटकाएंगे तो हमको क्या मिलेगा कि एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट मिलेगा जिसमें ये सारा लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे। उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, उसी पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, उसके बाद क्या है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस these line of action will be concurrent at a single point G, which is called the center of gravity of the body। ठीक है, मतलब कि हम क्या होगा कि प्रैक्टिकल ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस, ठीक है, हम किसी कितने भी प्रैक्टिकल पॉइंट के अबाउट हम उसको जब लटकाएंगे तो हमको क्या मिलेगा कि एक कंकरेंट एक सिंगल पॉइंट मिलेगा जी। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वही चीज़ कि हम कितने भी पॉइंट से इस बॉडी को लटकाएं तो ये क्या होगा कि जब हम इसके लाइन ऑफ एक्शन को ड्रॉ करेंगे तो इन सारे अलग अलग पॉइंट पे जितने भी लाइन ऑफ एक्शन होंगे वो किसी न किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे। उसी पॉइंट को हम लोग जी बोलते हैं या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब एक एग्जांपल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर हम देखते हैं कि एग्जांपल ऐसा है कि अगर हम डस्टर जिससे हम लोग ब्लैकबोर्ड रब करते हैं, उस डस्टर को अगर हम लटकाते हैं किसी भी पॉइंट से, तो सबसे पहले तो एक पॉइंट से लटकाया जा रहा है जिसका एरिया जो है, जो अपर एरिया जो है वो ज़्यादा है और साइड वाला एरिया जो है वो कम है। मतलब उस एरिया से लटका रहा है, हाँ, जिस सरफेस से जिस एरिया से जिस सरफेस का एरिया ज़्यादा है। ठीक है, हम इस पॉइंट को जब लटका रहे हैं, ठीक है, एक सरफेस से, ठीक है, तो जब हम इसको लटका रहे हैं तो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन एक्ट कर रहा है कॉर्ड में। ठीक है, तो जब ये कॉर्ड में एक्ट कर रहा है तो क्या होगा कि जो कॉर्ड से एक्ट कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, जो लाइन ऑफ एक्शन है बॉडी के वेट का और कॉर्ड का, ये एक लाइन है, कोलिनियर है। ठीक है, सारे दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही है। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं कि इस बॉक्स को बी साइड से हैंग कर रहे हैं, बी साइड से इसको हैंग कर रहे हैं। ठीक है, लटका रहे हैं, जब बी साइड से इसको लटका रहे हैं तो हम देख रहे हैं फिर भी वेट डाउनवर्ड लग रहा है और इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है, इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सिमिलरली लाइन ऑफ ए के लाइन ऑफ एक्शन को कट करते हुए जा रहा है। ठीक है, एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, उसी पॉइंट को कट करते हुए जा रहा है। ठीक है, फिर अगर हम इसी बॉक्स को सी सी फेस से अगर हम हैंग करेंगे, ठीक है, जब सी फेस से हैंग करेंगे तो क्या होगा, ये डब्ल्यू डाउनवर्ड लग रहा है और सी पॉइंट से वो कॉर्ड को कनेक्टेड है। तो जब इसका लाइन ऑफ एक्शन देख रहे हैं तो इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो लाइन ऑफ एक्शन जब हम ए से मार्क कर रहे थे और जब हम बी से मार्क कर रहे थे, इन सारे दोनों लाइन ऑफ एक्शन को एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो जो ये पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये तीनों लाइन ऑफ एक्शन ए बी बी और सी सी, ये तीनों जहाँ मीट कर रहे हैं वही पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ठीक है, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में और क्या क्या है हम लोग देखते हैं। द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स W about any axis equals to the algebraic sum of the moment about the same axis of the gravitational force GW acting on all the inertial element of the body। ठीक है, मतलब
कि क्या बोल रहा है ये कि अगर कोई बॉडी जो है, ठीक है, कोई बॉडी जो है उसका अगर हम मोमेंट किसी पॉइंट से किसी भी पॉइंट से अगर हम उसका मोमेंट निकालते हैं तो वो उसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है, जब हम उसके सारे मोमेंट का सम अगर करते हैं। जैसे अगर इसका कहने का मतलब कि एक बड़ी बॉडी है, उसको हम क्या कह रहे हैं कि एक बड़ी बॉडी का एक एक्सिस से पॉइंट से उसका मोमेंट हम निकाल रहे हैं, तो उस बॉडी का वेट W हो गया और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये उसका मोमेंट आ गया। वो किसके बराबर होगा? अगर हम बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जैसे DW, ठीक है, एक स्मॉल एलिमेंट में उसको ब्रेक कर दे रहे हैं और उसका वेट जो है वो DW है, इन सारे वेट का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो बराबर होगा मोमेंट का जब वो सिंगल बॉडी था, यानी W/L। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे कहें कि एक बहुत बड़ा सा कोई बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स का वेट W है और जिस पॉइंट से हम उसका मोमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो डिस्टेंस L पे है, तो W/L जो है उस पूरे बॉडी का, उस पूरे बॉडी के वजह से जो मोमेंट डेवलप हो रहा है वो W/L है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसी पॉइंट से हम उसी बॉक्स को फिर से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं, हम उस बॉक्स को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके और उसके वेट से उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि DW/L1 प्लस DW2/L2 प्लस DW3/L3, मतलब क्या होगा कि सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स के वेट और उसका जिस पॉइंट से हम मोमेंट निकाल रहे हैं उस पॉइंट से उस बॉडी का डिस्टेंस, तो हम उस डिस्टेंस को जब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और सबका समीशन लेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो ओवरऑल बॉडी का मोमेंट है वो बराबर है इस छोटे छोटे बॉडी के मोमेंट के समीशन के बराबर। ठीक है, अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इफ वी अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट to Bernoulli's theorem about y axis, for example, the moment of all the resultant about y is x into y equals to the sum of moment of its component about y axis। ठीक है, अगर हम y axis के अबाउट निकाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट से निकाल रहे हैं और उसका डिस्टेंस जो है वो x बार है, ठीक है, तो उसका मोमेंट होगा x बार इंटू W। लेकिन अब हम उसको y कंपोनेंट के छोटे छोटे कंपोनेंट्स को लेके ब्रेक कर रहे हैं तो क्या होगा, x इंटू डी डब्ल्यू जहाँ पे क्या होगा कि स्मॉल पार्ट का वेट होगा, जो सबसे स्मॉल पार्ट जिसमें पीसेस कन्वर्ट किए हैं, जितने पार्ट उसको डिवाइड किए हैं उसका वेट होगा। तो हम x इंटू डी करेंगे, x इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिस पॉइंट से हम मोमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है, इस एक्सिस से हम मोमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब x इंटू डी जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो अब छोटे छोटे जो W हैं, मान लेते हैं 0 से W तक है, तो जो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, W मिल जाएगा। ठीक है, कैपिटल W मिल जाएगा जिसका जो वेट होगा वो पूरे बॉडी के वेट के बराबर होगा। तो वहाँ पे क्या हम बोलेंगे, ये दोनों जो है वो बराबर है, यानी ये टर्म और ये टर्म ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं कि होल बॉडी का एक सिंगल पॉइंट से मूवमेंट निकाल रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं कि हम उस बॉडी को स्मॉल पीसेस में, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसके बाद उसका मूवमेंट निकाल रहे हैं उसी पॉइंट से। ठीक है, तो इन दोनों का जो समेशन होगा ये दोनों जो है वो इक्वल। ठीक है, अब इसको समझाया गया है कैसे। अब हम क्या कर रहे हैं वेरिएबल थ्योरम से, अब W को जो है वो क्योंकि हमको पता है तो इसको हम डिवाइड में ले लेंगे। W ये दूसरी साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 1/W हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिमिलरली y एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर। अब जैसे ये इक्वेशन मिल गया हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए, वैसे ही y और z एक्सिस से भी मिल जाएगा। सिमिलरली एकदम सिमिलर केस है, जैसे ऊपर हम लोग लिखे हैं क्या, x बार इक्वल टू समेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स डॉट डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। वैसे ही हम जब वाई एक्सिस के अबाउट लिखेंगे तो वाई बार इक्वल टू समेशन ऑफ वाई इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। और जेड के लिए लिखेंगे जेड बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड डॉट डी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, तो इससे हम ये किसी भी एक्सिस से, तीनों एक्सिस से हम इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये तीनों जो हैं वो इक्वल है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू होगा सेम। ठीक है, with the substitution of W is equal to mg and dW equal to g into dm, where g is assumed constant for all particles, then क्या होगा? अब हम क्या कर रहे हैं कि W की जगह m इंटू जी रख रहे हैं, क्योंकि वेट इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जी हो गया। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, मास जो है वो कांस्टेंट है, और डी डब्ल्यू जो हो जाएगा उसका, उसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू स्मॉलर पास डी है। ठीक है, तो हम जब इसको रखेंगे तो जी ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फिर जो टर्म आएगा द एक्सप्रेशन फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिकम। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट मिलेगा हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो क्या मिलेगा, एक्स डॉट डी एम अपॉन एम, ये एक्स बार है। वाई बार के लिए वाई बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डॉट डी एम अपॉन एम, और जेड बार के लिए क्या होगा, जेड बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड डॉट डी एम अपॉन एम। ठीक है, ये टर्म जो है इक्वेशन 1 जो है वो वेट के फॉर्म में लिखा गया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, सेंटर ऑफ मास के लिए, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। ठीक है, अब जब हम इसको सेंटर ऑफ मास में कन्वर्ट करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिकम। ठीक है, तो अगर हम मास में इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा कि मास वेट के लिए क्या होता है, W इक्वल टू एम इंटू जी। तो हम जहाँ यहाँ पुट करेंगे एम इंटू जी, तो यहाँ पर हमको मिलेगा कि जी ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और दोनों जो है वो जी जो है वो कांस्टेंट है सारे टर्म्स के लिए, तो वो जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको ये नीचे सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा जो कि मास के फॉर्म में होगा। ठीक है, वेट के फॉर्म में ना होकर मास के फॉर्म में। उसका सेंटर ऑफ मास इसको देखते हैं। सेंटर ऑफ मास को देखते हैं। सेंटर ऑफ मास को देखते हैं, फिर सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद सेंटर ऑफ मास ये क्या है, द डेंसिटी ऑफ रो ऑफ ए बॉडी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी को अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वो क्या है, डेंसिटी जो है रो जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम हो रहा है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू, ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 द मास पोटेंशियल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम डी बी बिकम्स। अब क्योंकि हमको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी तो कांस्टेंट है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हमको चाहिए डी बी वॉल्यूम में कितना मास है, तो हम क्या करेंगे, रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, डी एम इक्वल टू स्मॉलर मास इक्वल्स टू रो डेंसिटी इंटू डी वी वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, डी एम का वैल्यू मिल गया जो है क्या, रो इंटू डी वी। इफ रो इज नॉट कांस्टेंट फॉर द बॉडी देन वी मे राइट द एक्सप्रेशन एज। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि किसी बॉडी का जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, जैसे एयर। ठीक है, जो एयर का डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो उस टर्म को कैसे लिखेंगे, ऐसे। अब जो हम ऊपर लिख रहे थे यहाँ पे, ये इक्वेशन 2 जो है वो मास की जगह हम क्या लिखेंगे,
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास की जगह क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक्स बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स डॉट, अब डीएम था यहाँ पे, तो डीएम का वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया रो इंटू डी वी अपॉन, यहाँ पे एम था तो डीएम था, तो डीएम का वैल्यू क्या होगा, रो इंटू डी वी। सिमिलरली वाई बार के लिए वाई बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डॉट रो डी वी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ रो डॉट डी वी। और सिमिलरली जेड के लिए क्या लिखेंगे, जेड बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड डॉट रो डॉट डी वी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ रो डॉट डी वी। अब इसको हम देखा जाए तो ये मास है डी एम है, ठीक, जैसे हम ऊपर इक्वेशन में लिख रहे थे, जैसे यहाँ पे जो लिखे थे ये मास था। अब इस मास को हमने क्या किया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के फॉर्म में लिख दिया, तो वो हमको ये टर्म मिल गया, ठीक है, इक्वेशन 3 मिल गया। फिर उसके बाद ये कैसे हो गया, तो एक्स बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी एम अपॉन एम, और वाई बार इक्वल्स टू वही इक्वेशन 2 को यहाँ पे फिर से लिखा गया है, वाई बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डॉट डी एम अपॉन एम, और जेड बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड डॉट डी एम अपॉन एम। Equation 2 is independent of G and therefore define a unique point in the body which is the function solely of the distribution of mass। ठीक है, जो इक्वेशन 2 है वो इंडिपेंडेंट है G के। अगर हम इसका टर्म देखें तो इसमें क्या है कि इसमें डेंसिटी जो है वो वेरिएबल है, तो ये भी वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम देखें तो इसमें जो है वो जी का मल्टीप्लाई है, इक्वेशन 1 में जी का मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेट के लिए लेते हैं, ठीक है। तो अगर जी वेरिएबल होगा तो ये इक्वेशन भी वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको पता है कि जो मास है वो, ये इक्वेशन 2 जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। तो वो कब डिस्टर्ब होगा, ठीक है, सोलिडली ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है। तो इसमें सिर्फ मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और किसी भी बॉडी का जो है वो मास चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर कोई बॉडी है, कोई चौक है, कोई डस्टर है, या कोई फ़ोन है, या कोई लैपटॉप है, तो उसका मास एज इट इज चेंज एज इट इज होगा, वो मास चेंज नहीं होगा। हम तो कहीं पे भी रख दें, क्लासरूम में रख दें, अर्थ पे रख दें, मून पे रख दें, मास पे रख दें, कहीं पे भी, तो उसका मास एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इस टर्म से हमको ये पता चल रहा है कि जब मास चेंज नहीं होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी जो है वो चेंज, सेंटर ऑफ मास जो है वो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं एंड क्लियरली कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोइंसाइड करता है, यानी ओवरलैप करता है, एज लॉन्ग एज द ग्रेविटी फील्ड इज ट्रीटेड एज यूनिफॉर्म एंड पैरेलल। कब तक, जब तक कि ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म और पैरेलल, ठीक है। जब तक कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो ग्रेविटी का फील्ड है, ग्रेविटी फील्ड है, वो यूनिफॉर्म और पैरेलल है, ठीक है। तो इस पॉइंट में क्या हो गया कि सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोइंसाइड करेगा, यानी ओवरलैप करेगा, और कब कब तक करेगा, जब तक जो है ग्रेविटी फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म और पैरेलल है, ठीक है। अब सेंट्रॉयड वाला पार्ट जो है वो, ये पार्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, देखो जो इक्वेशन 3 हम लोग लिख के ले आए थे एक्स, वो डेंसिटी के फॉर्म में, ये वो है एक्स बार इक्वल टू रो डॉट डी वी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ रो डॉट डी वी, वाई बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डॉट रो डॉट डी वी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ रो डॉट डी वी, एंड z bar equals to integration of z dot rho dot dv upon integration of rho dot dv, ठीक है। when the density rho of a body is uniform throughout, it will be constant factor in both the numerator and denominator of equation 3 and will therefore cancel, ठीक है। अगर डेंसिटी जो है वो पूरे बॉडी में यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो ये फैक्टर जो है वो दोनों में कांस्टेंट है, ठीक है। अगर
जो बॉडी हम ले रहे हैं, जो बॉडी को हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसका डेंसिटी जो है वो थ्रू आउट बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म है, तो उसका उसमें ये दोनों टर्म जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाएगा और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर ये प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगा? द रिमेनिंग एक्सप्रेशन डिफाइन ए प्योरली ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पे ये डिपेंड करेगा, जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वो उसके तो उसको किसी चीज़ पे नहीं डिपेंड करेगा, सिर्फ उसके ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, प्योरली ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो वो जो भी हमको मिलेगा वो प्योरली उसके ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसको जो है वो अगली क्लास में एक बार फिर से डिस्कस किया जाएगा। अभी इस क्लास में इतना ही। ठीक है, इस क्लास में हम क्या करेंगे कि सेंट्रॉइड को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, उसके बाद फिर इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, अभी इस क्लास में इतना ही।